शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे 23 सितंबर 1944 को मद्रास में राय बहादुर एन शिवराज बीए बीएल एमएलए की अध्यक्षता में भारतीय परिगणित जाति संघ की कार्य समिति की बैठक में नए संविधान में अस्पृश्यों के हितों के संरक्षण के संबंध में पास किए गए संकल्पों की 12 संकल्प पास किए गए। बाबा साहब के नेतृत्व में ही, बाबा साहब की देखरेख में तो 12 जो संकल्प पास किए गए, उसके पिछले अम्बेडकर संदेश में हम 1 से लेकर 6 तक संकल्प आपके समक्ष रख चुके हैं। हम आपको बता दें, पिछले अम्बेडकर संदेश में जो संकल्प हमने आपके समक्ष रखे, उसमें पहला संकल्प था अनुसूचित जातियों के पृथक अस्तित्व को मान्यता देना। दूसरा संकल्प था संवैधानिक संरक्षण का। तीसरा संकल्प यहाँ पर अनुसूचित जातियों एवं संविधान के संबंध में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई घोषणा के संबंध में। संकल्प नंबर 4 था सांप्रदायिक समझौता। और संकल्प नंबर 5 संविधान समीक्षा की बात की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 की। और संकल्प संख्या 6 में विधानसभा तथा कार्यपालिकाओं में प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। तो ये 6 संकल्प हम ऑलरेडी आपको पिछले अम्बेडकर संदेश में रख चुके हैं विस्तार से। आज जो शेष 6 संकल्प हैं वो हम आपके समक्ष रखेंगे। अगर आपने पिछला अम्बेडकर संदेश नहीं सुना है जिसमें इन 6 संकल्पों की बात की गई है, तो फिर वो जरूर आपको सुन लेना चाहिए। तभी आप 6 और आज के 6 संकल्प जो आप सुनने जा रहे हैं, 12 संकल्प आप जान पाएंगे कि आखिर वो 12 संकल्प भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो उससे पहले ही बाबा साहब के नेतृत्व में रख दिए गए थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 365 से 368 तक। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में आज का अम्बेडकर संदेश अब प्रस्तुत किया जा रहा है। संकल्प नंबर 7 मतदान पद्धति। भारतीय परिगणित जाति संघ की कार्य समिति का विचार है कि भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हुए पिछले चुनावों के अनुभवों से सिद्ध हो गया है कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुनाव लड़ने के कारण अनुसूचित जातियां विधानसभाओं में अपने सही एवं प्रभावशाली प्रतिनिधियों को भेजने के अधिकार से वंचित रही हैं और उसमें सवर्ण हिंदुओं को अनुसूचित जातियों में ऐसे सदस्यों को नामजद कर भेजने का अधिकार मिला था जो सवर्ण हिंदुओं की ही कठपुतली बनने को तैयार रहते थे। इसलिए इस समिति की ये पुरजोर मांग है कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा सुरक्षित सीटों की प्रणाली समाप्त कर अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए। संकल्प संख्या 8 कार्यकारी सरकार का स्वरूप। भारतीय परिगणित जाति संघ की कार्य समिति इस तथ्य की ओर संकेत करना चाहती है कि बहुसंख्यक समुदाय के हाथों में केवल धन संपत्ति व्यापार और उद्योग ही नहीं है, बल्कि राज्य का सारा प्रशासन ऐसे बहुसंख्यक समुदाय द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है जिसके सदस्यों ने पदों पर तथा छोटे छोटे पदों पर एकाधिकार जमा रखा है। यह समिति इस स्थिति को अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बहुत बड़ा खतरा समझती है, क्योंकि इससे बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यकों पर पूरा आधिपत्य जमाने का अधिकार मिलता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कार्यकारी सरकार के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उनसे ऐसी खतरनाक शक्ति को प्रोत्साहन मिला है जिसके अंतर्गत विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों की भावनाओं की परवाह किए बिना सरकार बनाने का अधिकार मिल जाता है। यह समिति समझती है कि जब तक इनका कोई और विकल्प नहीं निकलता, तब तक शासन की संसदीय प्रणाली तो अपनानी ही पड़ेगी। यह समिति ऐसे संसदीय मंत्रिमंडल के पूर्णतया विरुद्ध है जिसमें कार्यकारी अधिकार खुद ब खुद बहुसंख्यक समुदाय को मिल जाएं। ऐसी व्यवस्था में सभी अधिकार बहुसंख्यक समुदाय में निहित हो जाएंगे और बहुसंख्यकों की सत्ता और सुदृढ़ हो जाएगी, जिससे अल्पसंख्यकों को खतरा पैदा होगा। कार्य समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि संसदीय मंत्रिमंडल व्यवस्था भारतीय परिस्थितियों से मेल नहीं खाती, इसलिए इससे भिन्न व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अनुसार कार्यकारी सरकार अल्पसंख्यकों में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना बनाए रख सके। इसलिए कार्य समिति इस बात पर बल देती है कि सभी प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकारों में कार्यकारी सरकार का निम्नलिखित ढंग से गठन किया जाना चाहिए। नंबर 1, सरकार में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण सामान्य समुदाय तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संविधान द्वारा निर्धारित अनुपात में लिए जाएं। यानी कि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है।
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण जो बनते हैं उनमें भी अनुपात होना चाहिए, उनमें भी जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये बात कही जा रही है। ऐसा इसलिए कहा गया 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जब पहला चुनाव होता है तो उसके बाद पूरे देश के लगभग सभी प्रांतों में अपर कास्ट के लोगों को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उसी अनुभव को देखते हुए यहाँ पर इस बिंदु को शामिल किया गया कि आखिर कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने, कुछ राज्यों में अपर कास्ट के बने, कुछ राज्यों में ओबीसी के लोग बने, कुछ राज्यों में मुस्लिम बने। तो इस तरह का उनकी जो जनसंख्या का उचित अनुपात है उस अनुपात में ये भी व्यवस्थित होना चाहिए। दूसरा बिंदु, सामान्य समुदाय से लिए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण का निर्वाचन पूरे सदन द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत से किया जाए। तीसरा बिंदु, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रीगण विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत से चुने जाएं। और सरकार के चौथा पॉइंट है, सरकार के मंत्रीगण विधानसभाओं के सदस्य ही हों जो प्रश्नों के उत्तर देंगे, मतदान में भाग लेंगे तथा बहसों में भाग लेंगे। पांचवा बिंदु, सरकार में मंत्री का कोई स्थान खाली होने पर उस स्थान की पूर्ति मूल नियुक्ति के नियमों के अनुसार की जाएगी। छठा बिंदु है, सरकार का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के बराबर तथा साथ साथ समाप्त होगा। संकल्प संख्या 9, सरकारी सेवाओं के बारे में यहाँ पर संकल्प व्यक्त किया गया। अगर आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी हैं, कहीं पर भी किसी भी विभाग में अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ये बिंदु आपको जान लेना चाहिए। ये वांछनीय है कि कोई भी सरकार व्यक्तियों की नहीं बल्कि कानून की सरकार हो और उसका संचालन कानून के अनुसार हो। परंतु इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि सरकारी तंत्र का संचालन व्यक्तियों द्वारा ही होता है। ऐसी दशा में सरकार चाहे अच्छी हो अथवा बुरी, उस सरकार का निष्पक्ष और निरपेक्ष होना बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि सरकारी तंत्र का संचालन करने वाले व्यक्ति किस सीमा तक निष्पक्ष, न्यायप्रिय तथा निरपेक्ष हैं। भारतीय परिगणित जाति संघ की कार्य समिति का यह धारणा है कि इस वर्तमान शासन व्यवस्था से जो जातिवादी, संकुचित मनोवृत्ति, न्याय भावना विहीन तथा अनुसूचित जातियों से घृणा करने वालों के द्वारा नियंत्रित एवं संचालित हो, अस्पृश्यों की सुरक्षा, न्याय अथवा सहानुभूति कभी नहीं हो सकती। इसलिए कार्य समिति यह मांग करती है कि संविधान द्वारा इस बात की पुष्टि अवश्य कर दी जानी चाहिए कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों को उसी अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जिस अनुपात में मुस्लिम समुदाय को स्वीकार किया जाए। यानी कि सरकारी सेवा में एक बार पुनः यहाँ पर आरक्षण की डिमांड पुरजोर तरीके से यहाँ पर कर दी गई है। आज अगर हम आप सभी लोग सरकारी सेवा में हैं तो बस यही बात है कि इसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया है और उस संघर्ष की बदौलत आज हमारे समाज में कई लोग सरकारी पदों पर विराजमान है और उच्च पदों पर विराजमान है। संकल्प संख्या 10, शिक्षा के लिए प्रावधान। शिक्षा के लिए प्रावधान की बात यहाँ पर क्या किया है जान लीजिए विस्तार से। भारतीय परिगणित जाति संघ की कार्य समिति अनुभव करती है कि जब तक अनुसूचित जातियों के लोग प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचने के योग्य नहीं हो जाते तब तक अनुसूचित जातियों को वही मुसीबतें उठानी पड़ेंगी जो अन्याय और अपमान सरकार और जनता द्वारा आज तक उन पर किया जाता रहा है। इसीलिए कार्य समिति अनुसूचित जातियों में उच्च शिक्षा के प्रसार को नितांत आवश्यक और महत्वपूर्ण समझती है। ध्यान दीजिए, उच्च शिक्षा की बात की गई है यहाँ पर, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे उच्च स्तर की शिक्षा गरीब अनुसूचित जातियों के वश की बात नहीं है। इसलिए समिति यह आवश्यक समझती है कि अस्पृश्यों को उच्च शिक्षा के साधन सुलभ कराना राज्य का दायित्व माना जाए जो इस काम के लिए वित्तीय व्यवस्था करे। यह समिति मांग करती है कि संविधान द्वारा प्रांतीय सरकारों तथा केंद्रीय सरकार पर यह दायित्व निश्चित कर दिया जाए कि वे अनुसूचित जातियों की उच्च शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष बजट में एक निश्चित धनराशि विशेष रूप से नियत करें और इस मद को प्राथमिकता दी जाए। तो सम्मानित साथी, यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ एक विशेष निश्चित धनराशि की मांग की गई है। शिक्षा के लिए प्रावधान करने को कहा गया है, ये संकल्प व्यक्त किया गया है। संकल्प नंबर 11 है अनुसूचित जातियों की पृथक बस्तियां।
सामान्य साथियों, आपको मालूम है अनुसूचित जातियों की पृथक बस्तियां हुआ करती थीं और आज भी कहीं कहीं देखने को जरूर आपको मिल जाती हैं। इसलिए भारतीय दलित संघ की कार्य समिति का क्या यहाँ पर रोल है, क्या कहना चाहती है भारतीय दलित संघ की कार्य समिति क्या कहना चाहती है, ये जानना जरूरी है। पहला बिंदु है, जब तक अनुसूचित जातियों के लोग इस दयनीय दशा में कि हिंदू गांव के बाहर तिरस्कृत लोगों की भांति रहने पर विवश हैं, जहां उन्हें अपनी जीविका का कोई साधन प्राप्त नहीं होता और हिंदुओं की अपेक्षा बहुत कम संख्या में है, वे अस्पृश्य ही बने रहेंगे और सदैव हिंदुओं के आतंक और दमन के शिकार होते रहेंगे तथा स्वतंत्र जीवन निर्वाह न कर सकेंगे। दूसरा बिंदु है यहाँ पर सवर्ण हिंदुओं के दमन और अत्याचार जिनमें स्वराज के बाद और बढ़ोतरी हो जाएगी, उनसे अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए तथा उनके पूर्ण विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए और अस्पृश्यता निवारण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। समिति ये मांग करती है कि भावी संविधान में निम्नलिखित प्रावधान कर दिए जाए, यानी कि इस समस्या का समाधान यहाँ पे बता दिया गया है। पहला है, अनुसूचित जातियों को हिंदुओं के गाँव तथा अपने वर्तमान गाँवों से हटाकर स्वतंत्र रूप से हिंदुओं से अलग बसाया जाए। अनुसूचित जातियों को हिंदुओं, जहाँ हिंदू लोग रहते हैं, उनसे अलग स्वतंत्र रूप से बस्तियों को बसाया जाए ताकि वो अपना स्वयं जीविकोपार्जन कर सकें, कुछ ऐसा साधन जुटा सकें जिससे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। दूसरा बिंदु, अनुसूचित जातियों की नई बस्तियां बसाने के लिए संविधान द्वारा एक आवास आयोग का गठन किया जाए, निर्माण करने की व्यवस्था की जाए। तीसरा बिंदु, समस्त कृषि योग्य सरकारी भूमि तथा और भी भूमि जो कृषि योग्य बनाई जाए उपरोक्त आयोग को दे दी जाए, जिस पर अस्पृश्यों की बस्तियां बसाई जा सकें। सामान्य साथी, यहाँ पर लगातार कृषि योग्य सरकारी भूमि देने की बात अस्पृश्यों के लिए कही जा रही है, अनुसूचित जातियों के देने के लिए कही जा रही है। आपने अब तक कई सरकारों को देखा है। आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। अब तक जितनी भी सरकारों को आपने देखा है, हम अगर उत्तर प्रदेश की ही बात अगर करें, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी सरकार रही है जिसने बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप, यानी कि बाबा साहब की इन संकल्पों के अनुरूप, भारतीय परिगणित जाति संघ के अनुरूप कार्य किया, न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि अपने यहाँ पर अनुसूचित जातियों को जमीन देने का कार्य किया, आवास देने का कार्य किया। आप जरूर बताइए सामान्य साथियों। महत्वपूर्ण ये प्रश्न आज के अम्बेडकर संदेश का यहीं पर हमने पूछ दिया है बीच में ही। अगला जो बिंदु है वो ये है कि संविधान में ये व्यवस्था की जाए। हाँ, अनुसूचित जातियों, चौथा बिंदु है, अनुसूचित जातियों को बसाने की योजना को पूरा करने के लिए संविधान द्वारा उपरोक्त आयोग को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत निजी मालिकों से नई भूमि प्राप्त करने और खरीदने का अधिकार दिया जाए। यानी कि जो आयोग बने वो निजी जो मालिक हैं उनसे भूमि खरीदने का अधिकार उनको मिले, वो भूमि खरीद कर और अनुसूचित जातियों को भूमि दें। आप सोच कर देखिए, बिना भूमि के, बिना जमीन के आप कैसे अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। स्वाभाविक है, जब आपके पास जमीन नहीं होगा, आवास नहीं होगा, तो आप किसी दूसरे पर निर्भर करेंगे। तो दूसरे पर निर्भर जब करेंगे तो ना आप स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, ना स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, ना स्वतंत्र रूप से कोई कार्य आप सम्मानजनक या स्वाभिमान पूर्वक नहीं कर सकते। ये मांग तभी कर दी गई। तो इसीलिए महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपसे पूछा है। एक उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह का आभास लोगों ने किया है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप यहाँ पर शासन सत्ता रहा है। आखिर वो कौन सी सरकार रही है, किस दल की सरकार रही है, आप निष्पक्ष होकर इस बात को जरूर बताइए। संविधान में ये व्यवस्था की जाए कि केंद्र सरकार आवास आयोग को इस कार्य के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष स्वीकार किया करेगी। ये उस समय का 5 करोड़ है मेरे साथी, 1944 की बात हम कह रहे हैं। तो 5 करोड़ की व्यवस्था यहाँ पर उस समय के अकॉर्डिंग, आज के अकॉर्डिंग आप खुद ही हिसाब लगा ही लेंगे, अंदाजा लगा लेंगे कि आज के हिसाब से कितना होना चाहिए। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ तो कैसे होगा? ये बहुत चिंतनीय विषय है। संकल्प संख्या 12 भारतीय परिगणित जाति संघ की, ये महत्वपूर्ण है। कार्य समिति सर्वसम्मति से डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करती है और उन्हें अधिकार प्रदान करती है कि कार्य समिति तथा अनुसूचित जातियों की ओर से वह यथा समय तथा आवश्यकता अनुसार अन्य राजनीतिक दलों अथवा उनके नेताओं से बातचीत करें।
यानी कि बाबा साहब को यहाँ पूरी तरह से अधिकृत कर दिया गया कि वो अनुसूचित जातियों की यथासंभव उचित पटल पर अपनी बात को रखें। और ये जो मांगे हैं यहाँ पर आप सोच कर देखिए, ये 12 जो संकल्प हैं अगर पूरा हो जाए तो हमारी आपके समाज की तस्वीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। प्रश्न हम ऑलरेडी आज के अम्बेडकर संदेश का पूछ ही चुके हैं। एक बार पुनः हम रिपीट कर दें कि ये जो 12 संकल्प यहाँ पर रखे गए, इन 12 संकल्पों के अनुरूप उत्तर प्रदेश के अंदर मेरी नज़र में सरकार रही है। तो उत्तर प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप जरूर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आखिर वो कौन सा दल है जिसने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए और इन संकल्पों के मुताबिक शासन किया है और अनुसूचित जाति जनजाति और साथ ही साथ लगभग सभी वर्गों को, बहुजन समाज को बहुत लाभ हुआ उस शासन सत्ता में। आज के अम्बेडकर संदेश में अब हम यहीं रुकेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण अम्बेडकर संदेश होने के नाते एक बार पुनः आपसे गुजारिश है कि इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर से आप क्या प्रयास कर रहे हैं। क्या आपने शेयर किया? शेयर करने के बाद लोगों से आपने कहा कि अम्बेडकर संदेश आप सुना करें? यदि नहीं कहा तो जरूर आप टेलीफोनिक वार्ता के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं रोकते हैं। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।